Hello students, in today's lecture we are going to talk about the universal law of gravitation। देखते हैं सबसे पहले कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है F इज इक्वल टू जी इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। अब मैं इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें जो F है, F का मतलब हमारा सिंपली हो गया फोर्स, जी का मतलब हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। M1 हो गया हमारा मास 1, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा एग्जांपल से कि मास 1 और मास 2 की बात कहाँ हो रही है। M2 हमारा हो गया मास 2, और जो ये आर स्क्वायर है ये है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब मैं आपको सिंपली ये समझा देता हूँ कि इसका मतलब है क्या। हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू जी इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, जो ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। मान लीजिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, इसको मैं अर्थ मान लेता हूँ, इसको मैं मून मान लेता हूँ, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ। उसका मास जो होगा वो होगा M1, इसके मास को मैं बोल देता हूँ M2। इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे मैं बोल देता हूँ रेडियस, और इस इक्वेशन में हम उसका स्क्वायर करेंगे, रेडियस का स्क्वायर। क्या बताया मैंने, ये दो ऑब्जेक्ट हैं ए बी, इन दोनों का मास है M1 और M2, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R, उसका हम लोग स्क्वायर करने वाले हैं यहाँ पे। अगर हमने ये कर दिया और इसमें जो जी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 6.7 इंटू 10⁻⁻11, अगर हमने कर दिया तो हमें फोर्स मिल जाएगी। फोर्स क्या होगी मैं बताता हूँ। जब ये दो ऑब्जेक्ट कभी भी होंगे, अगर इनके बीच में कोई डिस्टेंस हुआ, अगर इनके बीच में कोई डिस्टेंस हुआ तो ये निश्चित है कि ये इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगी, ये पक्का है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट थे, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगी, और वही फोर्स को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, इस और इसे ही हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या समझा, दो ऑब्जेक्ट हैं ए बी, दोनों का मास है M1 और M2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। अगर और हमेशा, चाहे ये दो ऑब्जेक्ट नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर आपके पास टेबल और चेयर है, ये रही टेबल, इसका मास M1, ये रही चेयर, इसका मास है M2, ये दोनों भी फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इसके बीच में एक डिस्टेंस होगा, इसको ए मान लिया, ए की जगह टेबल ले लिया, बी की जगह चेयर ले लिया, इनके बीच में डिस्टेंस होगा, उसका आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वो भी फोर्स एक्सर्ट करेंगे। फोर्स एक्सर्ट करने का मतलब एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ। लेकिन अगर आप अपने आसपास देखें तो आपके आसपास टेबल चेयर ज़रूर होगी और वो एक दूसरे को नहीं खींच रही होगी। तो वो इसलिए नहीं खींच रही, वो मैं बताता हूँ, वो इसलिए नहीं खींच रही क्योंकि उनका जो मास है वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो फोर्स लगा सकते। तो मास कम हुआ तो फोर्स भी कम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मून और अर्थ को लिया था, आप ध्यान से देखें तो जब मैंने ए और बी लिया था तो मैंने तभी तो, मान लीजिए हम आप गैलेक्सी में देखते हैं, सोलर सिस्टम में देखते हैं, तो ये एक जो है प्लैनेट, इसको मैं ए मान लेता हूँ, ये बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तभी तो ये ऑर्बिट में ऐसे ऐसे घूमते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं। इसी वजह से फोर्स एक्सर्ट करती है इनके बीच में, ये तो प्रूफ है हमारा।
कि ये फोर्स एक्सर्ट करती है, लेकिन इनका मास ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा है। इनका मास कम है, यहाँ पे हमने क्या देखा, इनका जो मास था, ए और बी का, मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था टेबल और चेयर। यहाँ पे इनका मास कम था तो फोर्स भी कम थी, मास ज़्यादा हुआ तो फोर्स भी ज़्यादा होगी। हमने क्या पढ़ा, हमने जो फॉर्मूला देखा वो था हमारा F=G×M1 M2/R²। ये हमने फॉर्मूला देखा। अब ये फॉर्मूले में M1 M2 ज़्यादा हुए तो इनकी फोर्स भी ज़्यादा ही होगी, ये पक्का है, क्योंकि इसका प्रूफ जो है, इसका जो प्रूफ है हम अपने सोलर सिस्टम से ले सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है इस पर, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स of mass 20 kg and 39 kg and the distance between them is 50 meter. Calculate the force exerted by both the objects. ये जो क्वेश्चन है मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हिंट में क्या है, ये भी जो मैंने अभी आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाया तो उसमें क्या था, F=G×M1 M2/R² था। इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने आपको अभी क्या बताया था, एक चीज़ और बता दूं, एक चीज़ छूट गई है। F=G×M1 M2/R² में, F=G×M1 M2/R² में मैंने आपको बताया कि फोर्स जो है ना, मास पे भी डिपेंड करता है, M1 पे भी डिपेंड करता है, M2 पे भी डिपेंड करता है, लेकिन फोर्स जो है रेडियस पे भी डिपेंड करता है। वो रेडियस पे इसलिए डिपेंड करता है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, इसका मास M1, ये ऑब्जेक्ट है बी, इसका मास है M2। इनके बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुई तो भी फोर्स कम होने में उसका हाथ रहेगा। डिस्टेंस कम हुई तो फोर्स ज़्यादा हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं फोर्स डिपेंड्स on the mass of both objects and it also depends on the distance between them। नोट में लिख सकते हैं हम इसे कि फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो फोर्स है वो मास पे भी डिपेंड होगी, M1 और M2 पे, और जो फोर्स है वो डिस्टेंस बिटवीन देम, जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होगा उस पर भी डिपेंड होगी।